हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, सीडीपी का 2 वीडियो मैंने दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे पूरा डिस्कशन के साथ में। तो आप लोग सेशन को ज्वाइन करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो वीडियो सीडीपी का नहीं देखें, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक कक्षा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। 61 का आंसर करें आप लोग। जिनको और भी टाइम चाहिए वो वीडियो को पॉज करके आप आराम से आंसर दे सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ। तो 61 का राइट आंसर होगा आपका 3। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। आइए इसका डिटेल जानते हैं। विद्यालय में मिड डे मील योजना या कार्यक्रम ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 1955 में कब हुआ था? 1995 है ना, 1995, सॉरी 1955 बोल दिया था मैं अभी। 1995 में 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार या पोषण उपलब्ध कराना है, ताकि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सके। इस प्रकार यह बच्चों को शिक्षण के प्रति प्रेरित करने में भी मदद करता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 62। नंबर प्रश्न कहता है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। 62 का आप लोग आंसर करें। तो 62 का राइट आंसर है सेकंड, स्कूल बैग का कम वजन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस न हो। इससे मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित होती है। अतः बोझ के बिना सीखना अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो 63 का आप लोग आंसर करें। आपको और भी टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ये सीटेट पेपर 1 के लिए है। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो 63 का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है 4। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है।
ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य बच्चों में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के प्रति प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में सीखने से बच्चों में वर्कलोड कम होता है। बच्चे जब समूह में सीखते हैं तो वे आज़ादी के साथ सीखते हैं, उनको वर्कलोड कम पड़ता है, वो प्रेशर महसूस नहीं करते हैं, दबाव महसूस नहीं करते हैं। साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित भी होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है ना। बच्चे साथ में ज़्यादा कुछ सीखते हैं और वो प्रेरित भी होते हैं एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न। यदि आप लोगों का सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए क्या होगा? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। देखिए इसका जो है बाला, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन रहता तो ज़्यादा बेटर आता, बट कुछ चीज़ें जो है वो इंग्लिश में ही अच्छे से समझ में आती है। मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ इंग्लिश का, तो आप हिंदी में ही कोशिश करें। तो 64 का आंसर करें तो 64 का राइट आंसर है 4। बाला का पूरा रूप है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाला का फुल फॉर्म। बाला का फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मीन्स अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। अधिगम जो है वो सहायक के रूप में बिल्डिंग है। अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन के पास आते हैं। 64 इसका राइट आंसर है 4। 64 का राइट आंसर है 4, है ना। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है। जो बाला है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है, यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। यह अधिगम के रूप में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने की तकनीकें आदि अधिगम सहायक के रूप में शामिल होते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं उसे ठीक करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो 65 का आंसर करें आप लोग। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप पढ़ करके बताएं। 65 का राइट आंसर होगा 3 नंबर। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार का जो वैकल्पिक ढांचा है वो नवीन विचारों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्राइवर और इसले द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ड्राइवर और इसले के द्वारा 1978 में किया गया था। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने और अवसर देता है। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको आगे KBS में भी काम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक डैश है, क्या है? अंधविश्वास है, मिथक है, या वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है। तो 66 का आंसर करें। 66 का राइट आंसर होगा
4 रूढ़िबद्ध धारणा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा से हमेशा एक प्रश्न आता ही आता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनने से रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। हालांकि वर्तमान में वैसी महिलाएं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ी हैं, उनकी भागीदारी शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। 67 का प्रश्न क्या कहता है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब आपको क्या करना है? अपने दिमाग में मैप को तैयार करना है। किसके बारे में पूछ रहा है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन को तो अभी रहने ही दीजिए, आप पहले अपने दिमाग में उस फिगर बनाना होगा, है ना, कि बिहार के सापेक्ष में, जैसे कि बिहार कहाँ पे है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर कहाँ है? सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है मान लेते हैं, ठीक है। और गोवा की स्थिति क्या है? गोवा जब भी है तो इस साइड में होगी, तो नॉर्थ और वेस्ट। तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट है, मीन्स उत्तर पश्चिम। भारत में बिहार के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष, ये जो बिहार है, ये जो बिहार है, तो इसके सापेक्ष पूछा जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति, यानी इसके बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है? गोवा का ये इधर गोवा है और ये जम्मू कश्मीर है। तो बताइए बिहार के सापेक्ष जो है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थिति क्या है? तो बिहार से जम्मू कश्मीर किधर है? नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट, और फिर नीचे आता है तो साउथ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑटोमेटिक आंसर इसका क्या होगा? 4 होगा। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व तो हो नहीं सकता, ईस्ट तो आपका इधर है, ये हो नहीं सकता, कट गया। पूर्व ये होगा नहीं तो ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो सिर्फ बचा कौन? ये वाला। तो मैप से भी क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर ले मैप को। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जिसका अधिकांश भाग हिम घाटियों से आच्छादित है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। वहीं गोवा पश्चिम तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे अवस्थित है। इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है। पणजी में सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है। चलिए एक क्वेश्चन से कितने सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68 वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो 68 का आप लोग आंसर करें। 68 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगा। सतह क्षेत्र और तापमान में क्या होगा? कमी होगा। उल्लेखनीय है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण तो सभी लोग समझ होंगे, यानी द्रव से जो गैस में परिवर्तन होती है वो वाष्पीकरण होता है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है, सतह का क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा, तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। इसे कपड़ा सुखाने की क्रिया से समझा जा सकता है। जैसे कपड़ा को फैलाकर रखा जाता है वह जल्दी सूख जाता है, अतः दिए गए, है ना, और कपड़ा को समेट के रखेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या है? ग्राफिक कौशल है, चित्रण कौशल है, दिशात्मक कौशल है या स्थिति कौशल है?
6 क्लास में मैप को पढ़ना है। उसी से प्रश्न है तो ये 1 to 5 के लिए, लेकिन 6 क्लास से लिया गया है। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? ग्राफिक कौशल, चित्रण कौशल, दिशात्मक कौशल या स्थिति कौशल? 69 का आप लोग आंसर करें। तो 69 का है चित्रण कौशल, 3rd नंबर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल यानी मैपिंग स्किल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैपिंग स्किल। मैपिंग स्किल कहलाती है। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग नवीन स्थानों को खोजने व स्थितियों को जानने में किया जाता है। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने यानी NCF का फुल फॉर्म है, स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। NCF 1975, NCF 1988, NCF 2005, NCF 2000। बताइए 70 का आप लोग आंसर करें। तो 70 का राइट आंसर होगा 4। यदि आप खुद से आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी। NCF 2000 ने सिफारिश की थी। इसी के अनुसार विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में विषयों को विभक्त किया गया है। इसी के सिफारिश के पश्चात वर्तमान NCF 2005 में इसे स्वीकार किया गया है, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप में प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये हो गया 70 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 71 क्वेश्चन कहता है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? यदि आप लोगों ने NCERT बुक पढ़ा होगा तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने NCERT बुक नहीं पढ़ा 3 to 5 EVS का, तो मेरे स्टडी अप चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बुक का भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर है, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का। अब आप लोगों ने 71 का आंसर सोच लिया होगा क्या होगा? बताइए। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र? तो स्थानांतरित खेती के बारे में जानते हो कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। तो मिजोरम कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। इसमें कुछ समय तक किसी भूखंड पर जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। यानी स्थानांतरण कृषि क्या होती है? या झूम खेती के बारे में बताया गया, जो मिजोरम के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें कुछ समय तक किसी भूखंड पर जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर पुनः वृक्षों की कटाई कर खेती की जाती है। इसका प्रचलन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा सत्य नहीं है, नेगेटिव में पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव से हो सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, बस उसे अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देने की ज़रूरत होती है। तो 72 का आप लोग आंसर करें। मैं बता दूं 72 का राइट आंसर होगा 2। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, नेगेटिव में पूछा था इसलिए। नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है।
वहीं यह पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं की भी उपलब्ध कराता है। इससे विकास को तो प्रोत्साहन मिलता है, वहीं स्थानीय लोगों को विस्थापित करके विकास को भी प्रभावित करता है। यह पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता। बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे नहीं में पूछ रहा है तो गलत वाला ही आंसर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस कौन है? जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी ग्रीन हाउस गैसें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है 4, ये सभी जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन कौन कौन से गैस होते हैं? मैं सारे का नाम बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि प्रमुख 3 हाउस गैसें हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, 3 नहीं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एक हो गया। नाइट्रस लिख दूं, आप लिख भी सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग लिख लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन यहाँ पे है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, आप लिख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प यहाँ पे है। 3 यहाँ पे है। यहाँ पे लिखना आपको सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प, है ना। यानी ये 2 लिखना आपको। कौन कौन? नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो, बाकी इसमें 3 दिया हुआ है। ये गैसें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मन आदि के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि से वैश्विक समस्या उत्पन्न होने लगी है। वर्तमान में भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। चलिए बाकी का मैं नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो मैं यहाँ पे लिख दूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप इसे लिख लें। ये सभी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। 74 का आप लोग आंसर करें। 74 का राइट आंसर है, बताइए। 74 का राइट आंसर 3, है ना। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर हैं, साथ ही वे हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्षेत्र है। लेकिन इसमें आंसर 1 और 3 दोनों सही है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर, ये भी सही होगा, ठीक है, और 3 भी सही है। इसका ये दोनों आंसर सही है। लेकिन प्राथमिक तौर पे अब देखेंगे आंसर सही है, ये भी और ये भी। प्राथमिक तौर पे ये वाला आंसर सही है, 3 वाला, ठीक है। जब एक से अधिक आंसर सही हो तो जो ज़्यादा सटीक होता है, जो ज़्यादा नियरेस्ट होता है, वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर? 75 का आंसर करें आप लोग। 75 का राइट आंसर होगा 3। ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति
निकट अवस्थिति मथुरा की रिफाइनरी से होती है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। यही कारण है, ऐतिहासिक इमारत मतलब ताजमहल पर गिरकर उसे प्रभावित करती है। यही कारण है कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की नीति अपनाई जा रही है। तो ये था 15 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 15 क्वेश्चन फिर हम लोग कल करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि ये सेशन आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कमेंट जरूर करें कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए।